मैं रामकिरण शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं और आज ह्यूमन कंडक्ट एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल एथिक्स के दूसरे लेक्चर में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। पहले लेक्चर को आप लोगों ने देखा था, उसी के आधार पर ये दूसरा लेक्चर आगे स्टार्ट होगा। तो पहले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए दूसरे लेक्चर पर आते हैं। तो सबसे पहले तो बात यही है कि वैल्यूज, पॉलिसीज और कैरेक्टर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो एक दूसरे के साथ आते हैं। तो अगर मेरे में सही गलत की समझ है, संबंध के प्रति समझ, सुविधाओं के प्रति समझ अगर ठीक ठीक बनी हुई है, तो उन समझ के आधार पर मेरे विचार चलते हैं। उन विचारों में मैं बार बार ये विचार करता हूँ कि कैसे करना है, जो भी करना है वो कैसे करना है, क्या करना है ये डिसाइड हो गया तो कैसे करना है। वो पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। इन नीतियों को इस तरह से बनाते हैं कि संबंध के प्रति, संबंध के अर्थ में जो सही समझ थी वो ठीक ठीक यहाँ पर यूटिलाइज हो जाए, और संबंध के प्रति सही सही समझ के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करते हैं। यही रूपरेखा जो मुझे जीना है, और जब मैं उसे अपने जीने में ले आता हूँ तो मेरा कार्य और व्यवहार हो जाता है और उससे सामने वाले को मेरा संस्कार या चरित्र दिखता है, कैरेक्टर। तो वो चरित्र दिखाई देने लगता है। तो करने के दौरान ये चरित्र का पता चलता है और इसके आधार पर प्रजा राजा के बारे में, राजा प्रजा के बारे में और सभी एक दूसरे के बारे में ये अनुमान लगाते रहते हैं कि इसका चरित्र कैसा है। तो जैसी समझ होगी वैसे ही चरित्र का आकलन भी करेंगे। तो चरित्र का आकलन करने वाले की समझ और जो चरित्र जी रहा है उसकी समझ, इन दोनों पर डिपेंड करेगा वो चरित्र को देखता कैसे है, और उसके आधार पर उनका कंडक्ट होता है। तो अगर ठीक ठीक समझ संबंध के प्रति बन जाए तो संबंध पूर्वक या संबंध के आधार पर पॉलिसीज, नीतियों का नियमन करेंगे और उसके आधार पर कार्य और व्यवहार करेंगे, तो जो चरित्र होगा वो भी संबंध के अर्थ में होगा, वो ठीक दिखाई देता है। और जब दूसरा जो संबंध को के से द्वारा संबंध पूर्वक बने हुए पॉलिसीज में का लाभ उठाता है, वो देखता है कि राजा का चरित्र तो अच्छा है। इस तरह से धीरे धीरे, और ये यूनिवर्सल सत्य है, ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए एक जैसा है। सभी चाहते हैं कि संबंध पूर्वक राजा उनका पालन करे। सभी चाहते हैं कि राजा इस तरह का विचार विमर्श करे ताकि उन सबका कल्याण हो। तो सबका कल्याण तो तभी निहित होगा जब सभी के प्रति संबंध का भाव होगा। इसलिए संबंध के प्रति पहले ठीक ठीक समझ बन जाए, वो मेरे विचारों में चलेगा, उसके आधार पर कुछ हम तय करेंगे और फिर उसको जब जीने जाएंगे तो उससे लोगों का भला होता हुआ दिखाई देगा। तो अपने सुख और समृद्धि के साथ साथ दूसरे के सुख और समृद्धि के लिए भी ठीक ठीक प्रयास कर पाएंगे। तो देखने जाएं तो जो वैल्यूज हैं वो अपने लेवल पर हैं, रियलाइजेशन के लेवल पर है, समझ के लेवल पर है। तो समझ और अनुभव के आधार पर ये डिसाइड कर पाते हैं क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। इसके लिए यूनिट 1 में प्रपोजल का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर किसी प्रपोजल को वेरीफाई करना और ये देखना कि वो संबंध के अर्थ में है या नहीं है। अगर वो संबंध के अर्थ में है तो ठीक है, संबंध के अर्थ में नहीं है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो अपने में कहीं ठीक करने की आवश्यकता होगी। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस को और ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। कभी कभी नेचुरल एक्सेप्टेंस को ही ठीक नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से भी समस्या आती है। अब जैसे भोजन क्यों करना है, तो शरीर के पोषण के लिए करना है। तो शरीर के पोषण के लिए क्या आवश्यक है, अब वो जो आवश्यक चीजें हैं उसके बारे में ठीक ठीक पता होगा तो सही सही ले पाएंगे। अगर मिसकॉन्सेप्शन होगा तो गलत चीज को सही मानकर लेते रहेंगे, जिससे मेरे शरीर का नुकसान ही होता है। तो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के आधार लेवल पर जब इसको देखने जाएंगे तो वहां पर ठीक ठीक समझ मेरी बनी है कि नहीं वो दिखाई देता है। इसके आधार पर सही भाव के साथ जब अपने विचारों में देखने जाते हैं, पॉलिसीज को तय करते हैं कि कैसे करना है, तो उसमें ये डिसाइड कर पाएंगे कि शरीर के नर्चर के लिए तो गेहूँ, चावल, अनाज ठीक है। और जैसे मेरे को जो सम्मान की आवश्यकता है, मुझे जो सम्मान की आवश्यकता है, उसके लिए पैर छूने से, हाथ मिलाने से सम्मान हो जाता है, या कुछ और करना है, या अपने मन में सम्मान का भाव निहित रखना है, ये सारी चीजों पर विचार जाता है। और जब मेरे में वैल्यूज हैं और उसके आधार पर पॉलिसीज को तय करते हैं, तो वही मेरा जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मेरे अंदर निहित है, फीलिंग्स, वैल्यूज, वो बाहर एक्सप्रेस होती हैं जब आउटवर्ड में।
वो कार्य और व्यवहार के रूप में दिखाई देती है और सोसाइटी में लॉन्गर ऑर्डर पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। और जब पॉलिसीज को इस अर्थ में देखने जाते हैं तो 3 तरह की नीतियां दिखाई देती हैं। एक होती है इनरिचमेंट पॉलिसी, अर्थ नीति, प्रोटेक्शन पॉलिसी, राज्य नीति और धर्म नीति, राइट यूटिलाइजेशन पॉलिसी। राइट यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ, राइट यूटिलाइजेशन का मतलब चीजों का ठीक ठीक उपयोग करना। तो सही उपयोगिता में जब जाएंगे तो जितनी उपयोगिता होगी उतनी चीजों को इकट्ठा करेंगे, जिसकी उपयोगिता नहीं है उसको इकट्ठा करने नहीं जाएंगे। ये नहीं कि सम्मान से जोड़ लिया और ढेर सारी चीजें इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब चीजों को इकट्ठा करने जाते हैं तो उससे जो प्रकृति का संरक्षण है वो भी बिगड़ता है और प्रकृति का एनरिचमेंट भी करने की फिर आवश्यकता दिखने लगती है, क्योंकि चीजें कम होने लगती हैं। इसलिए राइट यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसे पेड़ों का राइट यूटिलाइजेशन, तो जितने सामान की आवश्यकता है उतना पेड़ों से लिया, बाकी पेड़ों को हरा भरा रहने दिया, तो उससे उनका संरक्षण अपने आप हो गया और इनरिचमेंट करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे सही मात्रा में हमेशा उपस्थित ही रहेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि जो राइट यूटिलाइजेशन है वो पहली पोजीशन पर दिखाई देता है। अब अगर ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, पहली पोजीशन, तो ह्यूमन वैल्यूज में ये 30 तरह की वैल्यूज दिखाई देती है। इन 30 तरह की वैल्यूज में ये जो 4 मेरे में होती हैं, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन और ब्लिस, ठीक है, इसी के लिए मनुष्य प्रयास करता है। इसी प्रयास में वह ये 9 भावों को ठीक ठीक समझता है। मनुष्य मनुष्य संबंध में न्याय को देखते हुए विश्वास, सम्मान, स्नेह स्नेह ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम के भाव के साथ। और चूंकि ये सारे भाव तो मेरे में निहित होते हैं, जिस तरह से मेरे में निहित होते हैं वो किसी और को दिखाई नहीं देता, तो उसके जो ये इसका मतलब ये एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज हैं। इसके रिस्पेक्ट में कुछ एक्सप्रेस्ड वैल्यूज, जैसे ट्रस्ट के से कॉम्प्लीमेंट्रीनेस, रिस्पेक्ट से कॉम्प्लायंस, अफेक्शन से कमिटमेंट एंड एक्सेट्रा, ये 9 एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज के अगेंस्ट में 9 एक्सप्रेस्ड वैल्यूज भी जनरेट होती हैं। सो दीज आर द 18 वैल्यूज जो कि ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में, संबंधों के न्याय में दिखाई देती है। तो इन सब में अगर इन सब भावों को ठीक ठीक अपने में निहित कर लिया है तो उससे सुख मिलने का, उससे शांति मिलने का, उससे उससे प्रयास बढ़ने लगता है। इसी तरह से यूटिलिटी और आर्टिस्टिक वैल्यू अगर ठीक होती है तो सेटिस्फैक्शन की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से जब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो ये देख पाते हैं कि चारों लेवल की व्यवस्था क्या है, उसको ठीक ठीक समझ पाते हैं। तो जब समझ पाते हैं तो अपने में धीरता आती है। तो मैं आज इस व्यवस्था को ठीक ठीक समझ कर आनंदित होता हूँ। जब मैं दूसरे को भी इस व्यवस्था के प्रति समझ बढ़ाने में उसका सहयोग करता हूँ तो मैं वीरता का कार्य कर रहा हूँ। अब इस वीरता का कार्य करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि जो शांति मेरे में बनी है वो शांति दूसरे में भी बनी रहे। और इसमें उदारता पूर्वक अगर उसको मेरी तरफ से और ज्यादा समझ बढ़ाने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता है तो मैं तन मन धन से उसका सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूँ ताकि उसकी समझ और ठीक हो पाए। तो ये मेरी उदारता होती है। इसलिए धीरता पहला स्टेप है, वीरता दूसरा स्टेप है और उदारता वह स्टेप है जिस पर आप पूरे तन मन धन के साथ इस तरह से लग जाते हैं कि दूसरे में भी समझ ठीक ठीक बन जाए जिस तरह से आप में बनी है। और अगर मैं देखने जाता हूँ वीरता के लिए, जब मैं प्रयास करने जाता हूँ दूसरे के लिए और मैं देखता हूँ कि उसके पास तो समझ के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं उसकी समझ बढ़ाने के लिए पहले थोड़ा सहयोग करता हूँ ताकि वो बात को समझने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कटोरा हाथ में तैयार कर देता हूँ, कटोरा होगा तभी तो उसमें कोई सामान दे पाएंगे, वह समझ दे पाए उसके लिए उसकी पात्रता तैयार करता हूँ। वो मैं उसके ऊपर दया कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं, तो दया करके मैं उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ जिससे वो समय समय पर जो भी चीजें कोई दे वो उसको ले पाए। फिर मैं उसकी समझ बढ़ाने के लिए उसको कुछ देने का प्रयास करता हूँ, वो मेरी तरफ से कृपा है। और समझ बढ़ाने के अगर उसके पास ये दोनों है ही तो उस कंडीशन में उसको ठीक ठीक डायरेक्शन में दे पाऊँ, उसके लिए ये करुणा का भाव। तो इन भावों के साथ मनुष्य जीने जाता है।
तो अगर इसको देखने जाए तो धीरता मेरे अपने में ठीक करने की आवश्यकता है, तो इन सबके आधार पर ठीक होते हैं और उसके बाद फिर दूसरे के लिए प्रयास कर पाते हैं। तो दूसरे के लिए तभी प्रयास कर पाएंगे जब खुद में वो प्रयास ठीक ठीक किया होगा। इसलिए अपने में वैल्यूज की बात करने की आवश्यकता दिखाई देती है। ये सभी मूल्य हैं, इन सब पे बात हुई थी। और जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो यह स्वीकार कर पाना कि जो अर्थनीति है, धर्म नीति है और अ, ये जो 3 नीतियां हैं, इन तीनों नीतियों के जो एसेट्स हैं वो मैं हूँ, मेरा शरीर है और फिजिकल फैसिलिटीज है, इसको ठीक ठीक देख पाए तो अपने में ठीक ठीक समझ बन जाए, संबंध के प्रति, सुविधा के प्रति, ये मेरे में सुख का अनुभव कराता है। शरीर के पोषण के अर्थ में अगर ठीक ठीक प्रयास करते हैं, ठीक है, तो ये सही नीति होती है अपने शरीर के प्रति। प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो हेल्थ की बात करते हैं, और हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय केवल हेल्थ की नहीं, अपने शरीर की सुरक्षा की ही बात नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ प्रकृति की भी सुरक्षा की बात होती है। तो अपने शरीर की सुरक्षा है क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा है। देखिए, प्रकृति के साथ बहुत सारा छेड़छाड़ करने की वजह से अपने शरीर की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होता है। तो इस तरह से मैं श्रम करूं कि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे, मेरे में प्रॉस्पेरिटी का भाव भी आए, मतलब चीजों का ठीक ठीक यूटिलाइजेशन हो, और आप इस तरह का प्रोडक्शन कर पाएंगे जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम ठीक रहेगा। इसलिए एनरिचमेंट पॉलिसी, प्रोटेक्शन पॉलिसी और राइट यूटिलाइजेशन पॉलिसी सही समझ के आधार पर अगर हो, वो ठीक दिखाई देती है। इसके लिए प्लान करने की आवश्यकता है, प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है, इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, रिजल्ट और इवेल्युएशन की आवश्यकता है। इसके बाद कैरेक्टर की अगर बात की थी, कैरेक्टर में इस तरह से कार्य और व्यवहार करना कि जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली हो, और जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो इको फ्रेंडली हो। इस तरह का कुछ ना हो कि किसी और के साथ कुछ होता है। ह्यूमन फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन फ्रेंडली का मतलब किसी को मेरी वजह से दुख न पहुंचे। इसीलिए स्वनारी, स्वपुरुष और स्वधन, अपना जो है उसी को अपना समझना, और उसके अलावा बाकी जितने हैं उनके प्रति समान भाव रखना, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, संबंध का भाव रखना। लेकिन सभी को अपना समझते हुए भी ये अपने हैं, इनको आप अपने अ, समझ बढ़ाने के लिए इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, इनके साथ आप कोई भी कार्य करने जा सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए करना है। इसलिए बाकी के प्रति संबंध का भाव रखते हुए उनके साथ, उनके प्रति सही सही संबंध का भाव रखते हुए उनके प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, तो यह चरित्र है। अब जब देखने जाएंगे तो ये स्थापित मूल्य हैं, इन स्थापित मूल्यों के ये शिष्ट मूल्य हैं। तो 9 स्थापित मूल्य, उनके 9 शिष्ट मूल्य। अगर इस स्थापित मूल्य नहीं होते हैं तो शिष्ट मूल्य एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसकी जगह पर अशिष्ट मूल्य आ जाते हैं। जैसे विश्वास नहीं है तो भय आएगा, क्रोध आएगा, सम्मान नहीं है तो अहंकार आएगा, डिप्रेशन आएगा, करेक्शन आएगा, स्नेह नहीं है तो अपोजिशन आएगी, ज्वेलसी आएगा। इस तरह से बहुत सारे भाव के अभाव में बहुत सारे हमको नेगेटिव भाव दिखाई देने लगे जो समस्या क्रिएट करते हैं। अब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखने जाए ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, तो धीरता, वीरता, उदारता। तो धीरता क्या है? चारों लेवल पर ठीक ठीक समझ कर उसको जीने जाए। वीरता क्या है? चारों लेवल पर जीते हुए, चारों लेवल पर के अंडर उसको समझते हुए उसको ठीक ठीक जीने जाते हैं, ठीक है, और दूसरे की भी हेल्प करते हैं कि वो भी उसमें जी सके, प्रयास कर पाए। और उदारता क्या है? कि उसकी समझ बढ़ाने के लिए कि वो भी ठीक ठीक चारों लेवल को समझ कर उसमें जी पाए, उसके लिए मैं अपने मन, तन और धन, तीनों का सर्वस्व बलिदान करता हूँ उसके प्रति, ताकि उसमें भी समझ ठीक ठीक बन पाए। ये उदारता होती है। इसी तरह से जिसके पास पात्रता है और वस्तु नहीं है, उसे वस्तु उपलब्ध करा देना। मतलब कटोरा तो है लेकिन कटोरे में देने के लिए कटोरे में कुछ है नहीं, तो उसके कटोरे में कुछ दे दें, ठीक है, कृपा। उसके पास वस्तु तो है लेकिन पात्रता नहीं है, उसे पात्रता उपलब्ध है। उसके पास सामान तो है लेकिन वो उसे रख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि
तो सामने वाले को ये समझ बन जाती है कि उसे उसे क्या करना है, लेकिन वो उसे कर नहीं पाता क्योंकि अभी उसकी ऐसी योग्यता बन ही नहीं पाई है कि उसको कर पाए। उसकी योग्यता ठीक-ठीक हो पाए, योग्यता ठीक-ठीक हो पाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। उसके पास ना वस्तु है, ना पात्रता है, दोनों ही नहीं है। ऐसे में दूसरे दोनों उपलब्ध कराना, पहले कटोरा देना, फिर उस कटोरे में वो कुछ रख देना, ताकि वो उसके लिए काम आए। तो ये करुणा का काम है, जिसमें दोनों ही चीज़ों की उसको आवश्यकता थी और दोनों ही चीज़ें मैं उसको दे देता हूँ। इस तरह से प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो जो होता है आजकल के मनुष्य में जो टेंडेंसी दिखाई देती है वो है दीनता, हीनता और क्रूरता की। तो दीनता कि मेरे पास मेरे शरीर के संरक्षण के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, और मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ। तो जब मैं दूसरे पर डिपेंडेंट होता हूँ, ये होता है रिचेडनेस, है ना, दीनता। अगर मेरे पास कुछ है नहीं और मैं उसको पाने के लिए दूसरे के साथ विश्वासघात करता हूँ, दूसरे से उन चीज़ों को मैं चोरी कर लेता हूँ, दूसरे से उनको किसी और तरीके से मैं अपना बना लेता हूँ, बिना उनको पता चले। तो ये है कनिंगनेस, हीनता। तो हीन भावना से ही आदमी ऐसा कार्य करता है। और तीसरा है क्रुएल्टी, क्रूरता, कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मैं फोर्सफुली या हिंसा के साथ मैं दूसरे से वो चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। तो जब मैं ये करता हूँ तो ये मेरे में क्रूरता है। आज के समय में देखें तो आज के समय में ह्यूमन की यही टेंडेंसी दिखाई देती है। 3 तरह के ये ह्यूमन दिखाई देते ही हैं। तो जो दीनता वाले हैं, उनको तो मैं देखता हूँ, जैसे छोटे-छोटे मज़दूर की बात हो गई, जो अपने शरीर के केयर के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि आज ये कोई काम दे देगा। उनसे फिर भी वो ठीक है, वो अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे उनसे ज़्यादा दीनता उसमें दिखाई देती है, जो कुछ करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी दूसरे के सामने हाथ फैला के खड़ा है। उसको ये पता ही नहीं रहता कि उसका अपना जीवन कैसे होना है। वो लगातार इसी प्रयास में रहता है कि कोई दूसरा उसका हेल्प कर दे। ऐसे ही कोई भीख नहीं माँग रहा है, अपने घर में बैठा हुआ है, वो भी यही प्रयास करता रहता है कि दूसरा उसके लिए कुछ कर दे। बहुत सारी जगह पे लोग प्रयास करते रहते हैं कि ये काम कर देंगे, फिर मुझसे कहेंगे। जैसे मैंने कोई लेक्चर तैयार किया, अब दूसरे को उस लेक्चर दूसरे को भी तैयार करना था, लेकिन दूसरा मेरे पे डिपेंडेंट है या मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ। तो ये दीनता का भाव दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से इस पर ये भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता हूँ मैं कि दूसरा मुझे सुख दे देगा, दूसरा मुझे समृद्धि दे देगा, और उसके लिए खुद से प्रयास नहीं करना है। और जब कोई दूसरा प्रयास करता है तो उसी में सुख और समृद्धि महसूस करने लगता है। दूसरी तरह के मनुष्य होते हैं हिंसा वाले। ये जो हिंसा वाले मनुष्य होते हैं वो अ, उनके पास अपने शरीर के केयर के लिए ठीक-ठीक चीज़ें नहीं हैं और वो उसको दूसरों से हथियाने का प्रयास करते हैं। ये हथियाने के प्रयास में चोरी करना, ठीक है? तो चोरी करते हैं ताकि धन इकट्ठा हो जाए, ठीक है? उसके अलावा और भी तरह के प्रयास होते हैं, जैसे कहीं रास्ते में चलते हुए किसी को ये कहना कि अरे ये तुम इस रास्ते पे जा रहे हो, तुमको उस रास्ते पे जाना है, और दूसरे रास्ते से किसी तरीके से उसका सामान अपना हथियार लेना। अलग-अलग तरीके की व्यवस्था होती है। अब तो प्रेम के नाम पर भी लोगों के साथ विश्वासघात करने का प्रावधान चला है। ये हिंसा का ही भाव है, जिसमें ये लगता है कि किसी और के किसी और को पाने के प्रयास में उसके साथ विश्वासघात करना, तो अपने बारे में कुछ गलत-सलत बताना, उसके साथ कुछ गलत करना और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना। ये भी कठिनाइयों का ही पार्ट है। तीसरा है क्रूरता, अपने शरीर के सुख के लिए फोर्सफुलनेस, ठीक है, किसी से सामान छीन लेना, किसी से जमीन हथिया लेना, किसी का अलग-अलग तरीके का है। तो जिस भी तरीके से कार्यक्रम हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें वायलेंस भी होता है, जिसमें हम दूसरे के ऊपर हिंसा करके हम उसको डरा धमका के भी चीज़ों को अपना करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह के प्रयास में बहुत सारी बार बलात्कार उसका एक एग्जाम्पल है, जब दूसरे के शरीर को अपना अपना मनवाने के लिए उसके ऊपर हिंसा करते हैं। इस तरह से हम फोर्सफुलनेस से उसका तन मन धन इन सबको अपना बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ये क्रूरटी है, ये क्रूरता है। तो दीनता हिंसा क्रूरता अपने में होना चाहिए, ठीक है, या दीनता हिंसा क्रूरता अपने में होना चाहिए, या फिर
गिरता गिरता और उदासा, ठीक है, और दया कृपा करुणा, अब इसको समझने की आवश्यकता है। जिसको ठीक ठीक समझ पाए तो ठीक है, और उसी के आधार पर जब पॉलिसीज बनाने जाएंगे तो पॉलिसीज भी ठीक होती दिखाई देंगी। तो उसके आधार पर जब कैरेक्टर मेरा होता है तो भी ठीक होता दिखाई देता है। तो मेरे में कौन से गुणों की आवश्यकता है उसको अब ठीक ठीक समझने की आवश्यकता दिखाई देती है। अगर प्रोफेशनल एथिक्स के गाइडलाइंस को देखें तो ह्यूमन गोल की यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि संबंध और सुविधा के प्रति सही समझ बन जाए, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के प्रति सही समझ बन जाए, विश्वास को ठीक ठीक समझ पाए, नेचुरल एक्सेप्टेंस में ये ठीक ठीक देख पाए कि संबंध ही सब कुछ है, सभी एक दूसरे के साथ कोई एक्सिस्टेंस में जी रहे हैं, इसको ठीक ठीक देख पाए। ये ठीक ठीक दूसरा जो होता है उसमें वो है एक का कॉन्फिडेंस। तो अगर सही समझ के आधार पर एग्जिस्टेंस के प्रति और अपने में ठीक ठीक जीने जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ जब हम अपना व्यवहार करने जाएंगे ह्यूमन बीइंग के साथ तो ह्यूमन फ्रेंडली होगा, और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जाएंगे, उसी संबंध भाव के साथ जाएंगे तो उसमें दूसरे रेस्ट ऑफ नेचर के साथ इस तरह से कार्य और व्यवहार करेंगे, जैसे इस तरह से कार्य करेंगे कि जो मानव मानव संबंध है उसमें किसी तरह की असुविधा मेरी तरफ से न हो, और जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो इको फ्रेंडली होता है, जो हमारे समाज में जो भी लोग हैं उसकी वजह से उनको कोई समस्या न आने पाए। इस तरह की चीजें बनाना जो साइक्लिक हो, म्यूचुअली इंड्यूसिंग हो। तो जब म्यूचुअली इंड्यूसिंग की मैं बात करता हूँ तो चारों ऑर्डर एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहे, वो ठीक ठीक दिखाई देने लगता है। क्योंकि ये भी देखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग की वजह से बाकी तीनों ऑर्डर जो अपने में ठीक ठीक व्यवस्था में है उस व्यवस्था में थोड़ा बिगाड़ होता है, वो ठीक हो जाए, उसके प्रति ठीक ठीक समझ बन जाए, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अगर गाइडलाइंस को ठीक ठीक देखने जाएं तो जस्टिस को इंश्योर करते हुए, संबंध को ठीक ठीक समझते हुए, चारों ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक ठीक देखते हुए उसके प्रति कार्य करने की आवश्यकता दिखाई देती है, ताकि ह्यूमन फ्रेंडली और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस हो पाए। और इस तरह से जब हम प्रोडक्शन और वर्क करने जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और उसका मैनेजमेंट, तो क्या प्रोड्यूस करना है, वो क्या फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, उसका ठीक ठीक यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अगर उसका यूटिलाइजेशन है, उसकी ज़रूरत है, तब किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, इस तरीके से इको फ्रेंडली होगा और ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के प्रति भी ठीक ठीक। तो जो मैनेजमेंट इस तरह का करेंगे ताकि रिलेशनशिप के प्रति ठीक ठीक हो, कार्यक्रम बना पाए। और फिर स्टोरेज और एक्सचेंज क्यों करेंगे, स्टोरेज और एक्सचेंज, ताकि जब दुख का समय आए तो जो भी स्टोरेज किया हुआ है उसको ठीक ठीक पाए, एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक, एक दूसरे के साथ शेयर करके, एक दूसरे के साथ बात कर उसको ठीक ठीक निर्वहन कर पाए। तो इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स के लिए गाइडलाइंस की आवश्यकता है। फिर इस तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज और फिर इसके बाद मैनेजमेंट मॉडल्स और प्रोडक्शन सिस्टम, इन तीनों को हम ठीक ठीक देख पाते हैं। तो इन तीनों को हम ठीक ठीक देख पाते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट मॉडल है वो संबंध और सुविधा के प्रति, संबंध को ठीक ठीक समझकर उसके प्रति कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। और जब प्रोडक्शन सिस्टम को देखने जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसका मैनेजमेंट क्या होगा, इन सब पर विचार जाए, और उसके लिए स्टोरेज और एक्सचेंज जो कर रहे हैं उस पर भी ध्यान चला जाए। और जो होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं तो इस तरह की चीज़ों पर कार्य करने की आवश्यकता है जिससे हमारी सुविधाओं की आपूर्ति भी हो पाए और संबंध के प्रति और इकोसिस्टम के प्रति ठीक बिगाड़ न होने पाए, इस पर भी ध्यान चला जाए। अगर स्ट्रेटजी हम बनाए प्रेजेंट स्टेट से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ, हम ये देख पाते हैं कि जो ऐसे इंजीनियर्स की, ऐसे टेक्नोलॉजी की और ऐसे मैनेजर्स की ज़रूरत है जो सोशल और इकोलॉजिकल बैलेंस को ठीक ठीक समझ पाए अपने लेवल पर, और अपनी सोशल और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य और व्यवहार करें। तो जब अपना व्यवहार करेंगे तो ह्यूमन ह्यूमन जस्टिस के अकॉर्डिंग करेंगे, और कार्य करने जाएंगे तो नेचर के प्रति और पूरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे।
और जब सोसाइटी के लेवल पर जाएंगे तो फिर उसमें जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको ठीक ठीक इनरिच कर पाएं, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है या इंजीनियरिंग है उसको इस तरह से यूज कर पाएंगे, या मैनेजमेंट है उसको इस तरह से यूज कर पाएंगे कि चारों ऑर्डर भी इनरिच होते रहें और जो मेरी सुविधाएं हैं वो भी ठीक ठीक चलती हैं। तो इस पर कार्य करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अदरवाइज शासन करने की टेंडेंसी लगातार बढ़ी है और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में या हमारे नेचर के ऊपर क्या क्या समस्याएं बढ़ी है उसको हम देख पा रहे हैं। तो डोमिनेशन से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो जो सेंट्रल कंट्रोल है या डिसीजन मेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। एक आदमी के बजाय सभी संबंध पूर्वक उसको समझ पाए, उसको ठीक ठीक बैठ कर उसके अकॉर्डिंग कुछ व्यवस्था बना पाए। तो जब सभी लोग बैठकर एक साथ उसके व्यवस्था की बात करते हैं तो चीजें ठीक होते दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि अब सभी के प्रति संबंध का भाव उसमें है। तो सभी एक दूसरे के प्रति वो ठीक ठीक बात को कह और समझ पाते हैं। इसी तरह से जो अभी डोमिनेशन है उसमें टॉप टू डाउन सिस्टम है, अब उसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि मैं टॉप ऑर्डर पर बैठा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे जो यूनिट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं उन सबको मॉनिटर करता हूँ, उन सबको फोर्स करता हूँ कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसमें मेरे में विश्वास का भाव नहीं रहता है। और जब इस तरह से मैं उसको सेंट्रल कंट्रोल में रहने का प्रयास करता हूँ तो दूसरे के में भी मेरे प्रति विश्वास नहीं बन पाता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता हूँ और इस तरह से विश्वास का अभाव होने लगता है। और इस तरह से मैं डोमिनेशन करता चला जाता हूँ और डोमिनेशन हो नहीं पाता है, बहुत सारी समस्याएं उसमें आने लगती हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे समाज में दिखाई देते हैं। तो हम डोमिनेशन से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर पाए, मतलब सारी यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी यूनिट्स व्यवस्था का हिस्सा हैं और सारी यूनिट्स लार्जर आर्डर में पार्टिसिपेट करने के लिए एकदम रेडी हैं। इस तरह से विचार कर सकते हैं। कहीं पर कोई कमी है तो उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सभी को अपने में सेल्फ ऑर्गेनाइज होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो ये देख पाते हैं कि सभी यूनिट्स जहाँ जहाँ जिसकी जैसी जरूरत है वो अपने अपने लेवल पर वैसा प्रयास करेगा। इस तरह से संबंध और व्यवस्था को ठीक ठीक समझ कर उसके लिए अपने में से ठीक ठीक ऑर्गेनाइज होकर सही प्रयास करने की आवश्यकता दिखाई देती है और वो ठीक हो सकता है। बहुत सारी बार कॉन्सेप्ट को भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन फिजिकल फैसिलिटीज। आज के समय में जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल फैसिलिटीज पर फोकस्ड है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब है अच्छी सड़क, अच्छा घर, बड़ा बंगला। ठीक है, जीडीपी सबसे अच्छा एग्जांपल आज के देखिए जीडीपी। तो जीडीपी जितना ज्यादा है कंट्री का डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। भले देश में 70% 80% जो जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे हो, या गरीबी रेखा को अगर आपने ठीक ठीक मोल्ड कर दिया तब भी 50-60% के नीचे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो रिसोर्स की तरह यूज होने लगते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में तो डेवलपमेंट क्या करना है, डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग का होना है। डेवलपमेंट किसका होना है, उसके कार्य और व्यवहार का होना है, ताकि उसका कार्य और व्यवहार ठीक हो पाए। कार्य और व्यवहार ठीक हो पाता है तो ठीक ठीक डेवलपमेंट हो पाता है और उसके आधार पर जो अपने में सुख और शांति जिसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सारा प्रयास है, वो ठीक ठीक निहित हो जाता है। और जब ठीक ठीक निहित हो जाता है तो ये दिखाई देने लगता है कि अब डोमिनेशन से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ना है शुरू हो गया है। तो अगर उसमें ठीक ठीक बढ़ पाते हैं तो चीजें ठीक होती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए हमारे मैं ये समझ पाऊँ कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और जब मैं उसको ठीक ठीक समझ पाता हूँ तो मेरे विचारों में उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनती हैं संबंध के आधार पर। और उसी संबंध के आधार पर जो पॉलिसीज बनती हैं उसको इम्प्लीमेंट करके अपना कैरेक्टर सही करने की आवश्यकता है। यही सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको अगर ठीक ठीक कर लेते हैं तो राजा और प्रजा दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो ठीक ठीक दिखाई देने लगता है। इसलिए सेंट्रल कंट्रोल से डिसेंट्रलाइज्ड होने की आवश्यकता है। जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजीज है या मैनेजमेंट है उसको हॉलिस्टिक होने की आवश्यकता है, उस पर ठीक ठीक काम करने की आवश्यकता है। तो चलिए यूनिट 5 इसी के साथ समाप्त होता है।
और प्रोफेशनल एथिक्स के ये पार्ट समाप्त होने के बाद अभी पीछे जो भी चीज़ें हैं उसको रिकॉल करने की आवश्यकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं उनको बारी-बारी से देखें। ठीक है, जो वीडियो अवेलेबल नहीं है उसको धीरे-धीरे मैं और अवेलेबल कराता रहूँगा, सो दैट कि आप लोगों को इससे कोई जो भी रिक्वायरमेंट है वो ठीक-ठीक समय पर पूरी हो पाए। दूर तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक सेंड करिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और वैल्यू एजुकेशन में ठीक-ठीक काम हो सके। और उसके लिए मुझे, आपको और हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आज समय ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे के प्रति संबंध का भाव तब महसूस करते हैं जब उनके ऊपर कोई समस्या आती है। और ठीक बात है, समस्या आती है तो संबंध का भाव महसूस होना भी चाहिए, लेकिन समस्या ना आए तब भी संबंध का भाव महसूस रहे, इस तरह की आदत होनी चाहिए। इस तरह की आदत के लिए अपने आप में ठीक-ठीक संबंध को समझने की आवश्यकता दिखाई देती है। उसके लिए मेरा भी प्रयास है। तो आप ये ह्यूमन वैल्यूज के जो एक-एक से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, इसके अलावा जो मेरे अपने लेक्चर्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड नेटनेस, इसी चैनल में प्लेलिस्ट में है, उसके भी वीडियोज आप देखकर अपने आप में कहीं पर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। कुछ पूछना है तो मेरे ईमेल आईडी ramkrishna@gmail.com, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7800696580 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।